नमस्कार, आप सब देख रहे हैं जेके फैक्ट। मैं आपके साथ स्वाति। वहीं आज हमारे साथ कैंसर सर्जन डॉक्टर पारस जी जुड़े हुए हैं, जो कि कैंसर पर एक अवेयरनेस जो है वो हमें देंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती नमस्कार। समय हमें दिया। तो सर, कैंसर क्या है और किस प्रकार की कैंसर की जो पेशेंट्स है वो आप ज़्यादातर देखते हैं? स्वाति जी, कैंसर को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये शरीर की वो कोशिकाएं हैं या वो सेल हैं जो शरीर के कंट्रोल मैकेनिज्म से अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं। एक ऐसी कोशिका जो अपना काम नहीं कर रही है और अपना काम ना करते हुए दूसरी कोशिका का भी न्यूट्रिशन ले रही है, एक बेडौल तरीके से बढ़ रही है, एक गांठ की शक्ल ले लेती है और खुद जिस अंग में होती है वहाँ काम नुकसान करती है, काम नहीं करती है और आगे फैल भी सकती है। तो बहुत ही ले टर्म्स में, मतलब अगर बहुत सादी भाषा में समझा जाए तो वो कोशिका जो बॉडी के अपने कंट्रोल मैकेनिज्म्स के बियॉन्ड चली गई है और उस वजह से नुकसान करती है। अब कैंसर किसी भी अंग का हो सकता है। शरीर में जितने अंग हैं, जहाँ जहाँ पे कोशिका है उसका कैंसर हो सकता है। ये एक ऐसा उपद्रव है या एक ऐसा इवेंट है जो मल्टीपल इंसल्ट्स के बाद डेवलप करता है। ये इंसल्ट्स हम अपने एनवायरनमेंट से और कुछ हद तक अपनी जो हेरिडिटरी जो हमें जेनेटिक्स मिले हैं उसकी भी कुछ इंसल्ट्स होती हैं, ये ऐड होती हैं और उसके बाद कैंसर मैनिफेस्ट करता है। अब जिस अंग में मैनिफेस्ट करता है उस तरह की तकलीफें होती हैं। आपने पूछा सबसे कॉमन कैंसर्स, तो औरतों में होने वाले ओवरऑल जो सबसे कॉमन कैंसर्स हैं वो लंग कैंसर है, ओरल कैंसर है, स्टमक कैंसर है, ये सबसे कॉमन कैंसर है। हम यूजली कैंसर के डिस्कशन में स्किन कैंसर्स और प्रोस्टेट कैंसर जो मर्दों में होता है इसको आप कहें कि इस डेटा में शामिल नहीं करते हैं, बट दीज आर द कॉमनेस्ट कैंसर्स। औरतों में होने वाले जो सबसे कॉमन कैंसर्स हैं उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर है और उसके बाद बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और औरतों के अंदर भी ओरल कैंसर, स्टमक कैंसर, ये बहुत कॉमन कैंसर्स हैं जो अगले नंबर पे आते हैं। तो जैसे अभी आपने फीमेल्स के बारे में बताया, तो जो महिलाएं हैं उन्हें अवेयरनेस नहीं होती है इन चीज़ों के बारे में, वो जानना नहीं चाहती क्योंकि उनका बैकग्राउंड वैसा रहता है। तो वो किस तरह से घर पर रह के इन चीज़ों को देख सकती हैं और उसके बाद अपने इलाज के लिए बाहर जा सकती हैं डॉक्टर्स के पास? इलाज की तरफ या डॉक्टरी सलाह की तरफ जो उदासीनता है या एक झिझक है कि हमें डॉक्टरी सलाह नहीं लेनी है, भाई हम ठीक हैं, हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं, डॉक्टर के पास जाएंगे वो 4 टेस्ट बता देंगे हमको, फिर कोई बीमारी निकल आएगी। ये एटीट्यूड सिर्फ कैंसर तक सीमित नहीं है, ये एक एटीट्यूड है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। इस वजह से कैंसर इतनी भयानक बीमारी है नहीं जितनी वो बन गई है। कैंसर में अवेयरनेस की कमी और उसके बाद एक झिझक कि अगर हम इसके बारे में अगर ये डायग्नोसिस हो गया तो फिर हमारा क्या होगा, आगे हम अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ परस्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जान का खतरा है। इस तरह का जो एक फेटलिस्टिक एटीट्यूड है कि ये बीमारी एक पूर्ण विराम की तरह है, ये डेवलप ही इस तरह किया है कि जानकारी के अभाव में ऐसी एक उदासीनता आ गई है समाज के अंदर। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपकी टीम का कि आपने इसको ज़रूरी समझा है कि हम हर प्लेटफॉर्म को, सिर्फ एक डॉक्टर की ओपीडी, सिर्फ एक कैंसर सर्जन की ओपीडी नहीं होनी चाहिए जहां हम कैंसर की बात करें। अगर हम इसको थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, कैंसर एक सामाजिक प्रॉब्लम है, एक सामाजिक इश्यू है और इसमें अगर सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें मास मीडिया का हर मेंबर आता है, इसके अलावा हमारे समाज के जो बाकी मेंबर्स हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे और सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर ये इकट्ठे आए तो हम इस जानकारी को आगे लेके जा सकते हैं। घर बैठे तो आपका सवाल था कि घर बैठ के वो कैसे समझ सकती हैं कि भाई ऐसी कोई दिक्कत है कि नहीं है। मैं समझता हूँ इसका पहला जो कदम है वो ये है, पहला कदम ये है, क्या वो पॉजिटिव हेल्थ सीकिंग बिहेवियर शो कर सकती है? क्या कोई लड़की, चाहे लड़का या घर का कोई मेंबर, डॉक्टर को या किसी मेडिकल प्रोफेशनल को इस तरह अप्रोच कर सकता है कि भाई हाउ शुड आई मेंटेन माई हेल्थ, मेरे लिए क्या जिम्मेदारियां हैं कि मैं किन चीजों की को पूरा करूं जिससे कि मेरे कैंसर का रिस्क कम हो या एक अर्ली डायग्नोसिस बन सके, स्क्रीनिंग हो सके। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं मैं जो चाहूंगा जिसके बारे में आपसे बात करूं। जी, मतलब कैंसर की अब हम बात कर ही रहे हैं, तो आम लोगों को या इंडिविजुअल को क्या ऐसे सिम्टम्स पता होने चाहिए जो नॉर्मल बेसिस पे लोगों को खुद से पता होने चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है। कैंसर के सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि किस अंग में दिक्कत बन रही है। जैसे मैं और आप बात कर रहे थे, ये सिम्टम्स अलग से नहीं आते हैं। हाँ, कुछ सिम्टम्स हैं जो कैंसर के प्रति हमारा जो आप कहेंगे जो थ्रेशोल्ड है, जो सस्पिशन का थ्रेशोल्ड है, उसको
हिट करता है या उसको मीट करता है। किसी का वेट लॉस हो रहा है बिना किसी वजह से, ना तो वो डाइटिंग कर रहे हैं ना ही एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उनको भूख लगनी कम हो जाती है, और ये सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं। किसी भी वायरल फीवर में भूख कम लगती है, किसी भी वायरल फीवर में थकान महसूस होती है, पर ये भूख कम लगना, थकान होना हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। तो कोई ऐसा सिम्टम जो 2 से 4 हफ्ते से बियॉन्ड जा रहा है, अब उसकी डॉक्टरी जांच करानी, डॉक्टरी सलाह लेनी जरूरी है। अब आप घर बैठ के खुद सेल्फ डायग्नोसिस नहीं कर सकते। वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, भूख का कम लगना, शरीर की कोई ऐसी गांठ, चाहे वो पेनलेस हो, उसमें दर्द ना हो, पर उसका आकार में बढ़ना, या उसका 2 महीने में, लगभग 2 से 4 हफ्ते में खुद ही उसका रिजॉल्व ना हो जाना, ये कुछ डेंजर साइंस है। अगर आप बात करो स्पेसिफिक सिम्टम्स की, हमने कॉमन कैंसर की बात की, लंग कैंसर की बात की, अब खांसी होना और खांसी में ब्लड आना, ये दोनों कैंसर के तरफ पॉइंट कर सकते हैं। लेकिन जरूरी बात समझने की ये है कि खांसी का सबसे कॉमन रीजन तो हो सकता है वायरल फीवर हो। खांसी में, बलगम में खून के आने का सबसे कॉमन रीजन हो सकता है टीबी हो। हमने हर चीज को, हर सिम्टम को ये चश्मा पहन के नहीं देखना कि ये कैंसर है। एक वजह ये भी बन जाती है, लोग डर जाते हैं कि जी ये सानू सिम्टम हो गया, पता नहीं एक पैड़ी बीमारी है, वो तो बात भी नहीं करना चाहते इस बीमारी के बारे में। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, कोई भी ऐसी दिक्कत जो 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रही है, प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपनी डॉक्टरी सलाह कंप्लीट कीजिए। जांचों के बाद ही पता चलेगा ये क्या प्रॉब्लम है, और किसी भी प्रॉब्लम की तरह इससे निजात पाया जा सकता है करेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट करके। स्पेसिफिक सिम्टम्स में, कॉमन कैंसर में जैसे मैंने आपको बताया, लंग कैंसर में खांसी होना, चेस्ट में पेन होना, परसिस्टेंट पेन किसी एक जगह पे होना, बलगम में खून आना। अगर हम कॉमन ओरल कैंसर की बात करें तो ओरल कैंसर की शुरुआती कंप्लेंट्स जो होती हैं वो होती है मुंह का कम खुलना, मुंह अब पूरा नहीं खुल रहा है, या कोई दांत लूज हो रहा है रिपीटेडली, कई दांत हैं जो रिपीटेडली लूज हो रहे हैं, कोई ऐसा जख्म है जिसमें से खून रिसता है, या जख्म नहीं आ रहा है। ये सब पॉइंट करते हैं एक ऐसे एक, अब जिसको हम टेक्निकली लीजन बोलते हैं, या ऐसे एक फाइंडिंग की तरफ बोलते हैं जिसमें डॉक्टरी जांच होनी बहुत जरूरी है। मैंने आपसे जिक्र किया औरतों में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। अब ब्रेस्ट के अंदर गांठें सारी उम्र बनती रहती हैं, 95% टाइम्स ये गांठों का कैंसर से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन कोई भी माँ अपनी बच्ची में अगर छाती में गांठ का पता चले तो वो घबरा जाती है, एक सहज सी बात है। अब औरतों को ये पता होना जरूरी है कि ब्रेस्ट की वो गांठ जो पेनलेस है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिक्स्ड है, हिलती नहीं है। और तीसरा पॉइंट, चमड़ी के साथ चिपकी हुई है, ये खतरनाक गांठ है। जो गांठ हिलती है, जो ब्रेस्ट के साथ फिक्स नहीं है, ये खतरनाक नहीं है। पर अब सवाल ये उठता है कि उस लड़की को ये पता कैसे चलेगा कि इसको किस तरह किया जाता है। अब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मैंने जैसे आपसे जिक्र किया जस्ट पहले जब हम बात कर रहे थे, मेरी ये कोशिश है हर माँ अपनी जिम्मेदारी समझे अपनी बेटी को सिखाना, हर बड़ी बहन अपनी जिम्मेदारी समझे अपनी छोटी बहन को सिखाना, हर टीचर अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि टीचर हमारे फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं हमारे एजुकेशनल जर्नी के दौरान, कि वो अपनी बच्चियों को सिखाएं। आपको पता होना चाहिए कि महीने के बाद हर लड़की को अपनी छाती को खुद कैसे एग्जामिन करते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप होगा डेंजरस लम्प क्या होते हैं या सस्पिशियस लम्प्स कौन से होते हैं। अगर आपने ये जानकारी दी है उस लड़की को, आप सोचिए वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने ग्रोइंग ईयर्स में कितनी कॉन्फिडेंट होगी। किसी की बोली हुई, पढ़ी हुई, आधी पकी हुई बात सुन के वो घबराएगी नहीं। ये मैं चाहूंगा कि हमारा जो फोकस रहता है कि भाई कौन से अर्ली सिम्टम्स हैं, जरूर जैसे मैंने आपको बताया, हमने कुछ इलस्ट्रेट किया उनको, इन सिम्टम्स के अलावा हम इन चीजों पे भी फोकस करें कि कैसे एक पॉजिटिव हेल्थ सीकिंग बिहेवियर लिया जा सकता है, कैसे कौन कौन सी चीजों की जिम्मेदारी खुद उठानी है, और किन सिम्टम्स को कुछ आगे बढ़ने के बाद घर में खुद सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना है गूगल पे पढ़ के, बल्कि अपने डॉक्टर के पास जाना है और उसकी जांच करानी है। तो आप उन पेशेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे जिन्हें अभी अभी कैंसर डिटेक्ट हुआ है? सबसे पहले मैं हर पेशेंट जिसके साथ या फैमिली के साथ ये इंसिडेंट होता है, मतलब अगर हम एक देयर ब्लाइंड साइडेड, मतलब ये एक ऐसा इवेंट है फैमिली के साथ जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, आकस्मिक उनके साथ होता है, तो किसी भी डॉक्टर की तरह पहला हमारा फर्ज ये बनता है उनको कंफर्टेबल करना, कि आप एक तो सही प्रोफेशनल के पास आए हो, आप टाइम पे आए हो, इसका करेक्ट डायग्नोसिस के बाद हम करेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज की डेट में हमारे शहर में हर तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल है कैंसर रिलेटेड। वी हैव द बेस्ट प्रोफेशनल्स इन द स्टेट। मैं खुद ऑल इंडिया एम्स का ट्रेंड हूँ और अब पिछले लगभग 6 साल से जम्मू में काम कर रहा हूँ।
और एक बहुत अच्छी टीम है यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट की एंड डिफरेंट हॉस्पिटल, सरकारी एज वेल एज नॉन सरकारी, जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा किसी भी डॉक्टर की तरफ पहला फर्ज बनता है पेशेंट को और उसकी फैमिली को रीअश्योर करना, क्योंकि डर के मारे कि जी ये भैड़ी बीमारी हो गई है, अब इसका जल्दी से इलाज कराना है, अब आप टाइम नहीं डिले करना है, किसी के ऊपर ऐसी कोई तलवार नहीं लटक रही है, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। तो ये सबसे पहला मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है जो मैं अपने पेशेंट्स को और उनकी फैमिली को रीअश्योर करता हूँ कि हम एक मेथोडिकल तरीके से बिना कोई चीज को स्किप किए, क्योंकि ये टेंडेंसी ना नहीं जी इनू जल्दी करो, फटाफट करो, इनू कड्डो इथों, उसमें गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप एक मेथोडिकल तरीके से उसको इवेल्युएट करेंगे, करेक्ट डायग्नोसिस बनाएंगे, तो करेक्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। अर्ली स्टेजेस में, स्टेज 1 स्टेज 2 में कामयाब इलाज होता है कैंसर का। ये इंडिविजुअल्स वापस अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं और उसकी वजह से समाज के अंदर एक पॉजिटिव नैरेटिव बिल्डअप होता है। मैं यहाँ पे अगर हम कुछ सेलिब्रिटीज का नाम ना भी लें, बट एवरीबडी नोज कि ये वो लोग हैं, या कुछ लोग हैं जो तो सामने आए हैं, जैसे युवराज सिंह जैसे जो नौजवान है, वो तो खुद सामने आए हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, मैंने इस प्रॉब्लम से जूझा हूं और उसके बाद आई हैव डन वेल। एंड वी हैव सो मेनी करेजियस पीपल जिन्होंने अपनी जर्नी पब्लिक स्फेयर में आके शेयर की है ताकि वो लोगों की हिम्मत बढ़ा सके। मुसीबत के टाइम पे स्वाति जी, किसी भी इंडिविजुअल या फैमिली को सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत होती है कि ठीक है जी हम डायग्नोसिस कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, वो एक साथ ढूंढते हैं कि भाई अगर कोई उनको ये हिम्मत दे सके, ठीक है ये आपकी कोई विरली चीज नहीं हुई है, ये दिस हैपेंस और इसको हमने टाइम पे पकड़ लिया, अब हम ट्रीट कर सकते हैं, और उसको दे लुक फॉर दैट सिक्योरिटी व्हेन समबडी एल्स शेयर्स हिज और हर जर्नी। तो ये भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो पेशेंट्स जिनको हमारी टीम ने सक्सेसफुली ट्रेन किया है, हम अपने पेशेंट्स को उनके कॉन्टैक्ट में डालते हैं कि आप हमारे सुपरविजन के बिना आप अगर वो बात करना चाहते हैं, और पहले हम कंसेंट लेते हैं अपने पेशेंट से, बिकॉज हर बंदा जिसने ये जर्नी कंप्लीट की है सक्सेसफुली, वो चाहता है यार कोई और फैमिली अगर इस दिक्कत में है तो आप डॉक्टर पारस हमें उसे कॉन्टैक्ट में डाल दो, वी विल रीअश्योर दी फैमिली। और इस तरह का एक सोशल एडवोकेसी ग्रुप या एक सोशल सपोर्ट सिस्टम बनाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि हमने ओपीडी में आए पेशेंट को डायग्नोसिस करना और ट्रीट करना है, हम इसी समाज में रहते हैं। और अगर मैं जैसे मैंने आपको बोला कि अगर ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है, देन आई हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। इस चीज को किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेशेंट की फैमिली के साथ एंगेज करें, उनको ऐसे लोगों के साथ मिलाएं जिससे उनकी हिम्मत बढ़े। और जैसे मैंने आपको बोला, शहर में सब ट्रीटमेंट अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक डायग्नोसिस टू एडवांस ट्रीटमेंट, एंड वी आर एबल टू डू इट सक्सेसफुली। हर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हमारे पेशेंट को तो बेनिफिट देता है, उसकी फैमिली की हिम्मत बढ़ाता है, समाज में जैसे मैंने आपको बोला एक पॉजिटिव नैरेटिव क्रिएट करता है। तो जैसे हम कैंसर पेशेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारे फैमिली में कोई ऐसा एक पेशेंट होता है, तो घर का माहौल कैसे रखना चाहिए? क्योंकि जब ऐसी कोई बात सामने आती है तो हर कोई काफी टेंस हो जाता है, पेशेंट भी और उसमें टेंशन में आ जाता है, तो किस तरह का हम जो एनवायरनमेंट रख सकते हैं? बहुत ही रिलेवेंट सवाल। कैंसर की ट्रीटमेंट में, कैंसर में यूज होने वाली दवाइयां, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, मेरे को लगता है इसके बराबर का जो रोल है या इससे ज्यादा रोल है वो केयर गिवर का है। क्या हम एक फैमिली मेंबर की तरह 2 मिनट के लिए कैंसर को किसी भी एक और प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, एनी अदर प्रॉब्लम विच वी फेस इन आवर लाइफ, किसी भी प्रॉब्लम को हम अपने परिवार के और अपने सर्कल की स्ट्रेंथ की वजह से ही झेल पाते हैं। उसी तरह कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सामाजिक तौर पे कलेक्टिवली सबको इकट्ठा होना है, और वो सबसे पहले वो यूनिट फैमिली होती है, हमारा फ्रेंड सर्कल होता है। और मैं इसको उसके बियॉन्ड लेके जाऊंगा। आपने बात की कि फैमिली में, घर में क्या माहौल होना चाहिए, मैं आपके थ्रू ये अपील करना चाहूंगा, एज प्रोफेशनल्स ये हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमारे प्रोफेशनल सर्कल में किसी को ये तकलीफ हुई है तो उसको हम ये यकीन दिला सके कि दैट इंडिविजुअल इज स्टिल वांटेड इन आवर प्रोफेशनल टीम, और हम जहां तक हो सके उसको ये कॉन्फिडेंस दें कि भाई आप ट्रीटमेंट के दौरान भी हमारी प्रोफेशनल टीम आपसे एंगेज करेगी, मतलब एज कोलीग्स, और उसके बाद भी हम चाहेंगे कि आप ठीक होकर हमारे साथ आप काम करें। अगर कोई लिमिटेशन होती है सर्जरी के बाद या किसी के बाद, तो उसको हम पार पाएंगे। एक केयर गिवर अपना प्यार, अपना कंसर्न और एक अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट, ये जिम्मेदारी जिस पेशेंट की पूरी होती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं स्वाति जी, किसी भी डिफिकल्ट ट्रीटमेंट से पेशेंट अपने आप को निकाल पाता है। बीमारी में अकेलापन उनको सबसे ज्यादा तंग करता है। तो जो कैंसर पेशेंट होते हैं, क्या इनको खाने पीने में कुछ ध्यान रखना होता है, योगा, कुछ इस तरह के कुछ मेडिटेशन रहते हैं? बिल्कुल, हर तरह की पॉजिटिव लाइफस्टाइल कंट्रीब्यूट करती है ट्रीटमेंट से रिकवरी में। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जैसे मैंने आपको बताया, घर में हमारा एक प्यार का माहौल, एक जेन्युइन कंसर्न, अगले की प्रॉब्लम को, हर बार प्रॉब्लम को ही ना डिस्कस करके बड़ा बनाना, और इसके अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं वो न्यूट्रिशन के हैं।
घर का बना हुआ खाना, जो साफ खाना है, वो बहुत जरूरी है। पेशेंट्स कीमोथेरेपी होते हैं, उनको स्टैंडर्ड एडवाइस होता है घर का पका हुआ खाना खाइए, बाहर का नहीं खाना है। इसके अलावा और कोई परहेज नहीं है। स्पेसिफिक अगर किसी की ओरल सर्जरी की है हमने, जैसे कई बार क्या होता है पति जी, किसी को अगर जॉ का कैंसर है तो हमें जॉ निकाल के फिर उसकी टांग की हड्डी को निकाल के जॉ दोबारा बनाना पड़ता है। अब ऐसा पेशेंट काफी टाइम तक एक ट्यूब फीडिंग के ऊपर होता है जो नाक से डाली जाती है। अब उसके अंदर लिक्विड डाइट जानी होती है। तो हमारा ये काम हम हॉस्पिटल में ही एडमिशन के दौरान फैमिलीज को ट्रेन करते हैं कि जी आप इस तरह की फीड बनाएंगे, उनसे ही फीडिंग करवाते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाइए, क्योंकि इसकी हमें जरूरत 4-6 हफ्ते के लिए, 8 हफ्ते के लिए। इसी तरह कईयों की अगर हम एडवांस गैस्ट्रिक सर्जरी करते हैं तो हम उनको एक फीडिंग ट्यूब डालते हैं पेट में, जिससे उनकी लिक्विड डाइट डालती है। तो इस तरह के कुछ स्पेसिफिक अगर डाइटरी इनपुट्स होते हैं तो वो पेशेंट्स के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ शेयर किए जाते हैं। अदरवाइज एक जनरल एडवाइस होता है कि आप घर का पका हुआ खाना खाइए। आपने बात की कि इसके अलावा और वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल से। जिस भी पेशेंट को कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी चल रही है, उसका टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, और इसमें विगरस एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरे को लगता है योग इसका सबसे सहज और सबसे कारगर इसका तरीका है। हम पेशेंट्स को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं जो उनकी सर्जरी से रिकवरी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि कुछ स्पेसिफिक आसन होते हैं जिनको वो कर सकते हैं। अब जिनके पास तो सहूलियत है एक अच्छे योगा आचार्य के पास जाके सीखने का, वो करें। नहीं तो हर टीम, मैं नहीं कहता हमारी टीम, हर टीम अपने पेशेंट्स को गाइड करती है कि आप ऐसे सिंपल एक्सरसाइजेस करिए, अपना एक और कुछ नहीं तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और एक योग के अपने जो आसन हैं जो परमिसिबल हैं, जो डॉक्टर अलाउ करता है, उनको करिए। मकसद ये है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव आउटलुक और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकें, जो आपको ट्रीटमेंट के दौरान भी मदद करेगा और ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी में भी। तो कैंसर से जुड़े हुए जो मिथ्स चलते हैं, क्या उन्हें आप क्लियर करना चाहेंगे? कौन कौन से मिथ जो है वो कैंसर से जुड़े होते हैं जो सही नहीं है? थैंक यू सो मच। दिस इज समथिंग जो मैं अपनी हर टॉक में जहां भी हम बात करते हैं, हम सारा फोकस इस पे रखते हैं। कैंसर का परसेप्शन ही इतना भयानक बन गया है कि उसके बारे में बात करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहला तो परसेप्शन ही यही होता है कि भाई ये एंड ऑफ लाइफ है, इसके बाद जिंदगी खत्म। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमें बड़ी खुशी होती है। अब तो जम्मू में ही हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। जब हमारा पेशेंट, मैंने आपको बताया मैं 6 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब 6 साल बाद के जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनके साथ अभी फैमिली रिलेशन जैसे बन गए हैं। खुशी होती है उनसे मिलके। और इतने सारे इंडिविजुअल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो खुद बोलते हैं कि पारस हम एडवोकेट की तरह एज अ पॉजिटिव थिंकिंग और किसी को मोटिवेट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने अपने एडवोकेसी ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो सबसे पहली भ्रांति जो है, सबसे पहली मिथ ये है कि भाई कैंसर हो गया तो सब कुछ खत्म। अब स्वाति जी ऐसा है कि जो तो एडवांस स्टेजेस में आते हैं, स्टेज 4 जिसमें कैंसर ऑलरेडी शरीर के अलग अलग अंगों में फैल गया है, वहां पे आउटकम बहुत अच्छा नहीं होता है। वहां पे हम पेशेंट को सिम्टम कंट्रोल करते हैं, उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए कीमोथेरेपी या रेयरली रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल होता है, पर यहाँ पे आउटकम बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन जिनका अर्ली स्टेज का कैंसर है, स्टेज 1, 2 का, दे डू वेरी वेल। लोग अपने काम पे वापस है, लोग अपनी लाइफ में वापस चले गए हैं, एंड दे आर दी एम्बेसडर्स ऑफ फॉर पेशेंट्स एंड सोसाइटी एट लार्ज कि भाई आप टाइम पे ट्रीटमेंट कराइए। दूसरा कैंसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो भ्रांति या मिथ है, और जो जिस वजह से हम बहुत आहत होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, जिसमें कोई घर वाला बोलता है कि डॉक्टर साहब अगर इनके साथ हम खाना खाएंगे या इनके साथ रहेंगे तो कहीं हमें तो नहीं हो सकता। कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। हमने बात की कि कैंसर में एक फैमिली या केयर गिवर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कर सकता है, जेन्युइन कंसर्न और प्यार। ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। अकेलापन दूर करना उस पेशेंट का। अकेलापन कैसे दूर हो सकता है? एक परिवार की तरह रहने का। एक परिवार कैसे रहता है? साथ खाता है, साथ उठता है, साथ सारे काम करता है। पेशेंट अपने इलाज के दौरान वो साथ ही ढूंढ रहा है, और अनफॉर्चुनेटली घर में और घर के बाहर ऑफिस में ये साथ ही सबसे पहले छूटता है। पेशेंट्स हमसे कन्फाइड करते हैं कि डॉक्टर साहब ये गल ना ये करनी नहीं, ना नहीं लिखना है देते, ये भैड़ी बीमारी है, वो फंक्शन होने के करते सानू बुलाएंगे नहीं। ये जो एस्पेक्ट है जिसमें वो अकेला महसूस करता है घर में, काम पे और अपने परिवार के बीच, आप यकीन मानिए इस वजह से सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होता है ट्रीटमेंट के ऊपर। हाँ बिल्कुल। तो मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, कैंसर एक छुआछूत की बीमारी नहीं है। 2 मिनट के लिए सोचिए, किसी का ओरल कैंसर का ऑपरेशन हुआ है और वो अगले 4-6 हफ्ते के लिए एक लिक्विड डाइट के ऊपर है। अपने मन से तो वो बोल नहीं सकता ना कि यार मैं खा नहीं सकता हूं, मैं लिक्विड डाइट के ऊपर हूं। इमेजिन कीजिए, ऐसे ऐसे हमें लोग मिले हैं, इतने बढ़िया कैरेक्टर, जिन्होंने
ऐसे हमसे शेयर किया कि सर इनको हम लिक्विड फीडिंग देते हैं, तो हमारे घर में हमने ना एक दिन रखा हुआ है जिसमें हम सब घर वाले इकट्ठे होते हैं और हम उस दिन लंच जो होता है वो सब लिक्विड लेते हैं। कितना छोटा सा जेस्चर है, बिल्कुल लेकिन जेस्चर है प्यार से भरा हुआ, जेस्चर है कंसर्न से भरा हुआ, कि किस तरह मैं अपने फैमिली के मेंबर को ये प्रूव करूं कि भाई मैं आपकी दिक्कत समझता हूं और इस दिक्कत में आपके साथ हूं। अब आप सोचिए उस इंडिविजुअल की हिम्मत कितनी बढ़ जाती है। और यही हमारी कोशिश है कि यही काम प्रोफेशनल स्फीयर में भी हो। हम अपने हर पेशेंट को बोलते हैं काम पे वापस जाइए, दुकान है तो दुकान पे बैठिए, बोलने में दिक्कत है कोई बात नहीं आप बोलिए। हर कोई जब आपको कोशिश करता देखेगा, मेरा मन मानता है कि हर इंसान अगले बंदे को एक मदद का हाथ या एक सहयोग का हाथ बढ़ाना चाहता है। तो ये बात कि कैंसर एक छुआछूत की बीमारी है, ये बहुत ही एक ऐसी चीज है जिसको हमें पुरजोर तरीके से जिसको खंडित करना है और लोगों को कन्विंस करना है कि प्लीज साथ जुटिए अपने पेशेंट के। कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिन घरों में कई बार ऐसा पता भी चलता है ना कि घरों में कैंसर हो रहा है, उसमें एक्चुअली स्वाति जी प्रॉब्लम जेनेटिक्स भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है एनवायरमेंटल एक्सपोजर ऑफ स्मोक। घर में कोई स्मोकर है तो उसको स्मोक रिलेटेड कैंसर हुआ है, घर के बाकी किसी मेंबर को सेकेंडरी स्मोक की वजह से, पैसिव स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो गया। हमारे पास लेडीज आती हैं जिनको यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है, वजह घर में कोई स्मोकर है और उनका स्मोक एक्सपोजर की वजह से उनको ब्लैडर का कैंसर हो रहा है। ये समझना इतना सहज नहीं होता कि जी सिगरेट उन्होंने पी, चलो मान लिया एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दिक्कत होती है तो लड़की को ब्लैडर में कैसे कैंसर हो गया, बट वो एक्सपोजर घर में हो रहा होता है और दैट इज लीडिंग टू अ प्रॉब्लम इन दीज गर्ल्स। एक और भ्रांति जो बहुत ज्यादा हमें तंग करती है और ये मैं अनफॉर्चुनेटली जम्मू रीजन में बहुत फेस करता हूँ कि सर ये लोहा नहीं लाना, बायोप्सी नहीं करनी, बायोप्सी करने वाले फैल जाएगा। मैं अमूमन उन पेशेंट्स को काउंसिल करता हूँ या जब अवेयरनेस टॉक्स देता हूँ, फर्ज कीजिए एक छोटे बच्चे को चाकू दे दिया जाए और एक आलू छीलते हुए, क्या चांसेस हैं कि आलू छिलेगा या उसकी उंगली छिलेगी? अगर उंगली छिलती है तो इसमें गलती चाकू की है क्या? तो अगर बायोप्सी सही ढंग से ना की जाए तो नुकसान दे सकती है। इसीलिए करेक्ट प्रोफेशनल के पास, आप अपने ऑन्को सर्जन के पास जाइए, कैंसर सर्जन के पास जाइए, उसको इवैल्यूएट करने दीजिए कि उसको क्या करेक्ट तरीका है बायोप्सी करने का। बायोप्सी को दोषी मत ठहराइए, बायोप्सी पहला स्टेप है जिससे हम ये सटीक जानकारी जान सकते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं और कैंसर किस टाइप का है। पेशेंट के लिए कैंसर कैंसर होता है, ठीक है, लेकिन आप यकीन मानिए, हमने ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र किया, मैं आपके थ्रू ये बात बताना चाहूंगा, ब्रेस्ट कैंसर कम से कम 4 टाइप्स का होता है। उसमें कुछ कैंसर्स बहुत इनोक्वस होते हैं, मतलब इतने माइल्ड होते हैं कि उनकी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद उस लेडी को 10-15 साल कुछ नहीं होने वाला है पूरी ट्रीटमेंट के बाद। और कुछ कैंसर्स अग्रेसिव होते हैं जिसमें हमें उनको काउंसिल करना पड़ता है कि आपकी ट्रीटमेंट हमें पुरजोर तरीके से करनी पड़ेगी अगर इसमें हमें कामयाबी चाहिए। पर पेशेंट और उसकी फैमिली के लिए तो कैंसर कैंसर है। ये सारी जानकारी शुरू बायोप्सी से होती है, इसमें हम स्किप नहीं कर सकते। कई बार लेडीज आती है, नहीं जी उन्होंने सुई दी जांच की थी, उसके बाद असी ब्रेस्ट ही कटवा ली अपनी। किसी तरह की इमरजेंसी नहीं है, आप एक मेथोडिकल तरीके से इन्वेस्टिगेट होंगे तो ही आगे करेक्ट ट्रीटमेंट की तरफ जा सकेंगे। तीसरा एक पॉइंट है, चौथा पॉइंट जो है, जो एक भ्रांति है जिसके लिए है कि कैंसर तो सिर्फ गरीब लोगों को होता है, बीमारी अमीरी या गरीबी नहीं देखती। हाँ, एक गरीब घर में हो सकता है फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल की कमी हो, एक गरीब घर में हो सकता है कुछ बहुत पर्सनल हाइजीन की कमी हो, एक गरीब घर में पैसे की कमी की वजह से हो सकता है कि टाइम पे डॉक्टरी सलाह ना ली जाए, एक गरीब घर में ये दिक्कत हो सकती है कि उनके पास वो सहालियत नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है कि वो आउट ऑफ द वे जाके अपनी ट्रीटमेंट टाइम पे करा सके, और इन सब की वजह से आउटकम कम खराब होता है। पर ये गरीबी की वजह से नहीं है। अगर हम इसको सिर्फ उस लेंस से देखें तो फिर तो वी आर लॉस्ट द मैसेज। एक अच्छी डाइट की कमी, स्क्रीनिंग नहीं करा पाना, टाइमली डायग्नोसिस नहीं करा पाना, एक ट्रीटमेंट के लिए रिसोर्सफुल नहीं हो पाना, इनकी वजह से आउटकम खराब होता है। और एक प्रॉब्लम जिसको मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, जो आपने कहा कि अगर हम मिथ की बात करें तो एक मिथ और जो बहुत कॉमनली हमसे शेयर की जाती है वो ये होती है कि सर ये तो मतलब इतने सारे लोग सिगरेट पीते हैं, सबको तो कैंसर नहीं होता, हमें ही क्यों हो गया। तो ये समझना ज़रूरी है, कैंसर एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है, इसमें कई सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक रिस्क फैक्टर को अडॉप्ट कर लो। अगर हम बाकी सब बातें छोड़ दें और आपके इस प्रोग्राम के में एक मैसेज दें तो वो मैसेज है कि कैंसर का नंबर 1 रीजन टोबैको है। अगर कल तंबाकू हमारे समाज से गायब हो जाए तो 40% कैंसर जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो ये एक अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर है, या
मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जो हम खुद अपने ऊपर लेते हैं। एक और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, और वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, जैसे आपने जिक्र किया, वो है मोटापा। सिर्फ मोटापा मल्टीपल कैंसर्स का सबसे सिग्निफिकेंट रीजन है, चाहे वो कोलन कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर, चाहे वो यूट्रस का कैंसर है औरतों में। मोटापा अपने आप में एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है कई कैंसर्स के लिए। अब ये जिम्मेदारी तो इंडिविजुअल की है कि वो अपने शरीर को स्वस्थ रखे, चाहे वो डाइटरी इंटरवेंशन हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे वो एक्सरसाइजेस हो, चाहे वो योग हो। और ये समझना बहुत जरूरी है, तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन और मोटापा, ये 3 मॉडिफाइबल फैक्टर हैं जो उस इंडिविजुअल के इख्तियार में है कि वो इनको अगर छोड़ेगा तो रिस्क कम हो जाएगा। तो जैसे अभी आपने जिक्र किया यूट्रस के कैंसर का, ये भी काफ़ी कॉमन होता है फीमेल में, तो क्या ऐसा कंपलसरी होता है कि जब हम यूट्रस का ऑपरेशन कराते हैं, हम कैंसर की बात करें, तो इसमें फीमेल्स में से यूट्रस बाहर निकाला जाता है? क्या ये क्या इसकी ट्रीटमेंट या क्या कुछ फीमेल्स इसमें अपना ध्यान रख सकते हैं? मैं अगर आपका सवाल सही समझाऊं तो आप ये पूछ रहे हो कि क्या यूट्रस के हर कैंसर में यूट्रस को बाहर निकालना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। तो इसको हम यूजुअली एड्रेस करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर मैं पैराफ्रेज करूं अपने टेक्निकल टर्म्स में, कि क्या फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी हो सकती है एक ऐसी लड़की की जिसकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो है और जो मां बनना चाहती है, और अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर कोई ऐसा डायग्नोसिस हुआ है, तो क्या उसमें फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी पॉसिबल है? तो है। लेकिन इसमें एक बात समझनी बहुत जरूरी है, इसके बहुत क्लियर कट टेक्निकल पैरामीटर्स हैं। अगर हम सर्विक्स की बात करें, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, उसमें क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि अर्लीस्ट स्टेज के अंदर आप सिर्फ सर्विक्स निकाल सकते हैं, जिसको ट्रैकेलेक्टमी बोलते हैं, और उसके बाद आप पेशेंट जो है उसके लिए एक फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी होती है। देयर आर चांसेस कि वो आगे जाके नेचुरल तरीके से मां बन सकती है। हालांकि उसके अंदर प्रेगनेंसी में कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में उनको बताया जाता है, और स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं जिनको उनके गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं फिर बाद में सर्कलाज। तो ये जानकारी उस इंडिविजुअल के साथ, उन फैमिली के साथ शेयर करनी होती है। बट मैं आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये बात रेज की है, क्योंकि अब इमेजिन कीजिए हमारे पास बहुत सारा पेशेंट सब आता है जो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं और सडनली उनके अंदर बाद में एक कैंसर का डायग्नोसिस होता है। अब उनके लिए ये उनके मन में एक द्वंद सा होता है कि हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएं एक नेचुरल तरीके से, या हम ऑपरेशन करा के अपनी यूट्रस को बाहर निकलवाएं। तो ये डिसीजंस जो होते हैं अपने ऑन्कोसर्जन के साथ बैठ के, और सिर्फ ऑन्कोसर्जन नहीं, इसके अंदर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट तीनों का मेडिकल बोर्ड बैठता है, जिसको हम ट्यूमर बोर्ड बोलते हैं, और वो बैठ के डिसीजन लेते हैं कि इस इंडिविजुअल के लिए ट्रीटमेंट का बेस्ट ऑप्शन क्या है और क्या उसमें फर्टिलिटी प्रिजर्विंग की जा सकती है। शॉर्ट आंसर, क्या ये पॉसिबल है? यस। लॉन्ग आंसर, इट हैज टू बी टेलर्ड, कस्टमाइज्ड टू दैट पेशेंट। तो कैंसर का इलाज खोजने के लिए हम कितने करीब हैं ना, मेडिकल टर्म की बात करें? ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा आपसे बात पूछूंगा। आपको लगता है डायबिटीज का इलाज हो गया है? नहीं, अभी भी डायबिटीज को लेके आपका क्या विचार है? डायबिटीज को लेके घर में या वर्क प्लेस में कोई परेशान होता है? नहीं परेशान, या अवॉइड करता है? नहीं, अवॉइड तो नहीं करता, बट ट्रीटमेंट के लिए ऑफ कोर्स जाता है। तो कभी किसी को ये सुना है जी मेरा डायबिटीज का इलाज, अब मैंने डायबिटीज का इलाज कराया और डायबिटीज खत्म हो गई है? नहीं, वो तो कंटिन्यू है। ब्लड प्रेशर का मैंने इलाज कराया और ब्लड प्रेशर खत्म हो गया है मेरा। इसको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज पैराडाइम, मतलब बीमारी को देखने का नजरिया कि ये क्रोनिक डिजीज है। कैंसर एक क्रोनिक डिजीज है। फर्ज कीजिए एक पेशेंट है, उसको कैंसर है, वो अपने घर परिवार में भी जिम्मेदारियां निभा रहा है, अपनी सोशल जिम्मेदारियां निभा रहा है, और अपने प्रोफेशनल स्पेस में भी अच्छा काम कर रहा है। ऐसे इंडिविजुअल से अगर हम मिलें और उसका पर्सपेक्टिव लें, वो तो उसको डायबिटीज के साथ ही कंपेयर करेगा कि मैं अपने जीवन का निर्वाह कर रहा हूं, सारी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, और मुझे इसके अंदर जो दिक्कत हो रही है उसका ट्रीटमेंट करा रहा हूं। हम एक्चुअली कैंसर में वहां पहुंचते जा रहे हैं। नजरिया ये बदलना है। अगर आप डायबिटीज के निजात के बारे में बात नहीं करते, आप ब्लड प्रेशर के निजात के बारे में नहीं बात करते, हालांकि इन दोनों क्रोनिक डिजीजेज में सबसे ज्यादा फोकस लाइफस्टाइल के ऊपर है। डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, डेली रूटीन, लगभग यही फोकस हमें कैंसर पे लाना है। इसमें एक दो चीजें ऐड करनी है। किसी भी लड़की को या किसी भी इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या हेल्दी प्रैक्टिस है। जैसे हमने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की बात की, महीना खत्म होने के 5 दिन के बाद अपने दाएं हाथ की बीच की उंगलियों के इन पोटों से लेफ्ट ब्रेस्ट और लेफ्ट हैंड की इन 3 उंगलियों की पोटों से राइट ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है आर्मपिट तक, और ऐसे पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ ऐसे पल्पेट करना है। पल्पेट करने से पहले नहाते वक्त अपने आप को शीशे में देखना है, और ये वीडियोस फ्रीली अवेलेबल हैं मीडिया में। मैं चाहता हूं हर लड़की को ये पता हो, उसकी मां सिखाए, बड़ी बहन सिखाए, स्कूल में टीचर इंश्योर करे कि हर बच्ची को आता हो।
प्रिवेंटेबल कैंसर है। अगर छोटी बच्चियों को 9 से 14 साल की उम्र में उस वायरस के अगेंस्ट जिससे ये कैंसर होता है उसकी अगर वैक्सीन लग जाए 70% से ऊपर प्रोटेक्शन है सर्वाइकल कैंसर को। और लड़कों को भी लगनी चाहिए, क्योंकि आगे उन्होंने एज अ मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर को ये वायरस देना है। और उन मेल इंडिविजुअल्स में जिन लड़कों को ये वैक्सीन लगती है उनको एनल कैंसर, ओरल कैंसर, जेनाइटल वार्ट्स, ऐसी और कोई प्रॉब्लम्स हैं जिनको प्रोटेक्शन मिलती है इस वैक्सीन से। ये प्राइमरी प्रोटेक्शन की जो नॉलेज है, ये प्राइमरी प्रिवेंशन है कैंसर का। तंबाकू नहीं लेना है, एक्सरसाइज करना है, वैक्सीन लेनी है एचपीवी के अगेंस्ट, और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है। अगर इनको हम प्राइमोडियल या प्राइमरी प्रिवेंशन की तरह इसको हम देखें तो ये जानकारी सिर्फ एक ऑन्कोलॉजिस्ट की ओपीडी से नहीं जानी चाहिए, या आपके प्लेटफॉर्म से और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म से पब्लिक के बीच में जानी चाहिए। सेकेंड एस्पेक्ट आता है स्क्रीनिंग का, कि 50 साल की उम्र के बाद हर औरत का विदाउट एक्सेप्शन, हर लेडी का ब्रेस्ट का एक्सरे होना चाहिए, जिसको मैमोग्राम बोलते हैं। ये उसकी बात नहीं कर रहे जिसको छाती में गिल्टी महसूस हुई है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का, हम बात कर रहे हैं एनी लेडी मोर देन 50 शुड अंडरगो एनुअल, साल में एक बार ब्रेस्ट का एक्सरे, जिसको बोलते हैं मैमोग्राम। अब ये जानकारी क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं है या पब्लिक प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं दी जाती? क्यों औरतों के अपने जितने ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर ये डिस्कस नहीं होता कि भाई आपने कराया मैमोग्राम, कहां से कराया, मैं भी करवाना चाहती हूँ। ये हो गया पॉजिटिव हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। बीमारी आने का वेट नहीं करना है, उसको पहले पिकअप करना है, ये बहुत जरूरी है। और ब्रेस्ट और सर्विक्स, इसके अंदर तो क्लियर कट गाइडलाइंस हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं। कुछ और ऐसे कैंसर्स हैं जिनके लिए गाइडलाइंस अभी मैं नहीं कहूंगा कि उसमें एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस है, लेकिन रिकमेंडेशन है कि भाई मर्दों के अंदर प्रोस्टेट कैंसर कॉमन होता है, जो पेशाब की थैली के नीचे होता है, हिंदी में गदूद बोलते हैं इसको। 95% टाइम से भी ज्यादा ये बनाइन होता है, ये उम्र के साथ बढ़ता है। लेकिन हर मर्द को पता होना चाहिए कि भाई 45 के एज के बाद मुझे एक ब्लड टेस्ट कराना है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, पीएसए। हम सीबीसी कराते हैं अपना, हर एक को पता है जी मेरा ब्लड टेस्ट कर दो, मेरा हीमोग्लोबिन बताओ। क्यों नहीं हर मर्द को पता है कि मुझे अपना भाई पीएसए कराना है 45 की एज के बाद? ये जिम्मेदारी उस इंडिविजुअल की है, ये इंडिविजुअल किसी, ये जिम्मेदारी डॉक्टर या अस्पताल की नहीं है। और इसीलिए ये जानकारी को सामने लाना ये भी हमारी कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब कभी आप साल में अपना कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं, प्लीज एक अच्छा अल्ट्रासाउंड कराइए, ठीक है। और इस तरह का जो एक पॉजिटिव हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है, एक एस्पेक्ट हो गया अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, मोटापा, तंबाकू, इनको अवॉइड करना, एक अच्छी स्क्रीनिंग बिहेवियर या अच्छा पॉजिटिव हेल्थ सीकिंग बिहेवियर रखना। डॉक्टर के पास तब नहीं जाना जब आप बीमार हो। आप बोलिए कि मुझे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना है, मैं 20 साल का हूं या 20 साल की हूं, मेरे लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। मैं 45 साल का हूं, 45 साल की हूं, मेरे लिए क्या रिकमेंडेशन है। मेरी मदर 65 ईयर्स की है, उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है। अगर हम इस तरह का बिहेवियर ला पाएंगे स्वाति जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम कहां सफर कर रहे हैं कैंसर में। वेस्ट के मुकाबले कैंसर की सेम स्टेज के डायग्नोसिस पे हमारा पेशेंट जो है पुअर परफॉर्म करता है। और इसका रीजन डॉक्टर या अस्पताल नहीं है, इसका रीजन है कि हम टाइम पे पिकअप नहीं कर पा रहे हैं, अर्ली डायग्नोसिस नहीं है, स्क्रीनिंग नहीं है। और मेरे को लगता है अर्ली डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग का प्लेटफॉर्म ये है जो आपने आज मुझे मौका दिया है। तो एक आखिरी क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपने कोई पेशेंट ठीक किया तो उसकी कोई जर्नी आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, जो ट्रीटमेंट कराने के बाद ठीक रहे और आज वो काफी अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। माता रानी की दया से मेजॉरिटी ऑफ माय पेशेंट्स आर डूइंग वेल। हमारी कोशिश रही है कि हम पेशेंट्स के साथ एक रिश्ता जोड़ सकें। मैं और मेरी टीम, हम जिस नाम के अंडर काम करते हैं उसका नाम है आशना ऑन्कोलॉजी एसोसिएशन। और आशना का मतलब ही यही होता है, साथी। क्योंकि हम रियलाइज करते हैं कि ये वो पेशेंट्स हैं जिनकी एक लंबा फॉलोअप हमारे साथ रहना है, और उनके साथ हम पर्सनल रिलेशन फोर्ज करते हैं उनके साथ, उनको ये यकीन दिलाते हैं दैट वी आर अराउंड। मैं स्पेसिफिकली अपनी एक आंटी की बात करना चाहूंगा क्योंकि उसमें कुछ मैसेजेस भी हैं। जी। तो आंटी को मैंने सबसे पहले 2019 में ऑपरेट किया, तो उनको यूट्रस का कैंसर था, जैसे आपने जिक्र किया। अर्ली कैंसर था तो हम उसको बढ़िया से ऑपरेट भी कर पाए, एंड वी वर एबल टू ऑफर हर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, मतलब लेप्रोस्कोपिकली कर पाए। यूट्रस के बहुत अर्ली कैंसर था। अर्ली कैंसर में ये एडवांटेज है कि हम लेप्रोस्कोपिकली उसको निकाल सकते हैं, रिकवरी बेटर होती है, बहुत अच्छी होती है। 6 महीने बाद रूटीन स्क्रीनिंग में, क्योंकि सर्जरी के बाद भी खैर उनको अर्ली कैंसर था तो ना कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ी ना रेडियोथेरेपी की। एज उनकी 60+ थी, इसलिए उनको हमने मतलब पेशाब के रास्ते जो रेडिएशन देते हैं उसको हम ब्रेकीथेरेपी बोलते हैं, वो उनको लगी जम्मू में। ये सब फैसिलिटी जम्मू में अवेलेबल है। 6 महीने के रूटीन स्क्रीनिंग में उनके ब्रेस्ट में एक गांठ आई मैमोग्राम पे।
ये फील नहीं हो रही थी ओकल्ट, ना उनको फील हुई ना मुझे फील हुई, लेकिन मैमोग्राम पे पिकअप हुई। तो इस ओकल्ट गांठ को हमने एक खास टेक्निक से, जिसमें गांठ के अंदर अल्ट्रासाउंड के रास्ते एक तार डाली जाती है, और ताकि मैं सिर्फ उसी हिस्से को निकाल सकूं, और हमने फिर उनकी ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी का ऑपरेट किया। बहुत अर्ली कैंसर था, बायोप्सी के अंदर बड़ी फेवरेबल रिपोर्ट आई, तो आंटी को आगे उसमें भी कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, क्योंकि हमने ब्रेस्ट को कंजर्व किया था, ब्रेस्ट को बचाया था, ब्रेस्ट को रिमूव नहीं किया था। मुझे खुशी है कि हम लगभग 70% अपनी जो फीमेल पेशेंट्स हैं उनको हम कन्विंस कर पाते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन के लिए। तो आंटी के केस में भी हमने ब्रेस्ट कंजर्व की। कई बार उनका घर वालों का कहना होता है जी ये तो 65 एज की हैं, आप ब्रेस्ट निकाल दीजिए, पर मेरा मानना है हर औरत के लिए दो चीजें, उसके बाल और उसकी ब्रेस्ट उसकी फीमेल आइडेंटिटी के प्रतीक होते हैं। तो ये उसकी साइकोसेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी को भी कन्विंस करना ये मुश्किल नहीं होता कि अगर ऑन्कोलॉजिकली सेफ है, हम बिना कैंसर की ट्रीटमेंट को कॉम्प्रोमाइज किए अगर ब्रेस्ट सेव कर सकते हैं, ब्रेस्ट सेव करनी है, चाहे एज यंग है चाहे ओल्ड है। आई एम ग्लैड कि आंटी का ये हो सका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल, एंड शी इज स्टिल डूइंग वेरी वेल। अब उनकी ट्रीटमेंट में मैंने क्या सीखा है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। आंटी की ट्रीटमेंट में आज कितने हो गए हैं, आज 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, 2019 से 2024 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। डबल मैलिग्नेंसी में 2 कैंसर थे। उनके हर ट्रीटमेंट सेशन में उनकी दोनों बेटियां साथ आती थी, और मैं ये मेरा लर्न्ड बिहेवियर, एक लर्निंग है यहाँ पे कि जहां जिस पेशेंट के साथ उसकी बेटी आती है वो पेशेंट कभी ट्रीटमेंट से पीछे नहीं हटता। मैं बेटों के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मेरे पेशेंट के साथ उनकी बेटी आती है। somehow मुझे ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये पेशेंट ट्रीटमेंट पूरा कराएगा, और आंटी के साथ भी ऐसा ही हुआ। हर डॉटर्स हैव बीन लाइक एक्सेप्शनली गुड। अनफॉर्चुनेटली एक और मैसेज है जो नेगेटिव है। आंटी ने मेरे साथ शेयर किया, बहुत उदास थे, तो मैंने उनकी बेटी से पूछा कि दीदी आंटी आज क्यों इतना उदास है, नॉर्मली शी इज वेरी शी हैज अ गुड वाइब व्हेन शी मीट्स। तो कहते हैं इनके ना दिक्कत ये आ रही है कि इनके जो पोते पोती हैं वो छोटे हैं, और इन जहां अब ये मतलब अपने बेटे और बहू के साथ रहते हैं वो बच्चों को मिलने नहीं दे रहे कि भाई दादी को कैंसर हुआ है। आप याद कीजिए जो मैंने पहली मिथ आपके साथ शेयर की, बिल्कुल यही कि छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये एक पढ़ी लिखी फैमिली है जिसके साथ ये हुआ है। और आंटी का दुख मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। वो ट्रीटमेंट करा गई, बीमारी से जीत गई, वो इस अकेलेपन से ग्रस्त है। मैं आपके थ्रू यही अपील करना चाहूंगा, हमारे पास हर कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस, एडवांस ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। एक चीज जो हमको सोशली इसमें करनी है वो है जेन्युइन कंसर्न शेयर करना, जेन्युइन केयर और लव लेके आना अपने साथी के लिए, जो हमारा फैमिली मेंबर हो चाहे हमारा प्रोफेशनल कुलीग। ये बहुत जरूरी है, और इसी से हम इसकी जो नेगेटिव जो एक नैरेटिव है उसको हम काउंटर कर सकते हैं। हमने काफी अपना कीमती समय भी दिया, और बहुत अच्छी जानकारी आपने ऑडियंस के लिए भी दी जो कि उन्हें पता होनी चाहिए। तो इसी तरह से इन वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए JK फैक्ट।